एक व्यक्ति की पत्नी पिछले 6 महीने से गायब है और वह अपने माता पिता के साथ खुशियों से जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन तभी एक दिन शाम के समय जब अपने माता पिता के पास बैठा हुआ था और उनसे बातचीत कर रहा था, तभी उसके पास पुलिस वालों का फ़ोन आता है और वह फ़ोन पर उससे कहने लगते हैं कि क्या आप इस नाम की महिला को जानते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ, ये मेरी पत्नी है, बताओ क्या हुआ। तो यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं वो उसे फ़ौरन से वहाँ से उस जगह बुलाते हैं जहाँ पर वो थे, और उसके बाद यहाँ पर जो व्यक्ति होता है पुलिस वालों के कहे अनुसार अपने परिवार के समेत वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पर जाने के बाद जो वह सामने नज़ारा देखता है उसे देखकर उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसकी वो पत्नी जो कभी अपनी चालाकी के दम पर काफ़ी ज़्यादा घमंड में रहा करती थी, वह उसके पैर पकड़कर रो रो कर उससे माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे एक बार माफ़ कर दो। कौन थी वह उसकी पत्नी और किस वजह से पुलिस वालों ने उसको फ़ोन किया था, और क्या होता है ऐसा जो उसकी पत्नी 6 महीने से गायब थी और अब उससे माफ़ी मांग रही है। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके के अंदर एक परिवार होता है, जिस परिवार के अंदर 2 बेटे होते हैं। एक बड़ा वाला लड़का होता है जिसकी शादी हो गई है, और एक छोटा वाला लड़का होता है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, वह बस कॉलेज में पढ़ा करता है। लड़के का नाम सुनील होता है और उनके पास दिल्ली में अपना घर होता है। अपने घर में रहकर वो लोग अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, और जो लड़का सुनील कॉलेज में पढ़ा करता था, कॉलेज के बाहर एक लड़की से उससे प्यार हो जाता है। यानी कि वह लड़की कॉलेज में नहीं पढ़ा करती थी और वह तो कॉलेज टाइम में ही एक कंपनी में काम करने के लिए जाया करती थी। उस लड़की का नाम होता है संजना। अब संजना से सुनील को प्यार हो जाता है और उसके बाद धीरे धीरे इन दोनों की बातें आगे बढ़ने लगती हैं। संजना की भी उम्र 22 साल होती है, इधर जो सुनील होता है उसकी उम्र भी 23 साल होती है, और यहाँ पर दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे से मिलना जुलना होता है, तो यहाँ पर सुनील को महसूस होता है कि संजना जो है वो पैसों की लालची है और उसके साथ जीवन व्यतीत नहीं होगा और उससे दूर ही रहना ठीक है। तो इसी वजह से जो सुनील होता है वह संजना से अचानक से दूरी बढ़ाने लगता है, क्योंकि कई ऐसी बातें उसने नोटिस कर ली थी जिनकी वजह से जो सुनील होता है वह संजना को घर बसाने योग्य बिल्कुल भी नहीं समझता है। इसके बाद जब उससे दूरी बनाता है तो यहाँ पर संजना पहले तो ये सोचती है कि शायद उसे कुछ काम होगा, लेकिन धीरे धीरे उसे भी ये बात महसूस हो जाती है कि सुनील उससे जानबूझकर दूरियां बढ़ा रहा है। और उसके बाद जब वह उससे बातचीत करने लगती है तो यहाँ पर जो सुनील होता है वह एक दिन उसे साफ साफ बता देता है। कहता है कि संजना देखो, मैंने तुमसे प्यार किया था क्योंकि मैं तुम्हें एक अच्छी लड़की समझता था, लेकिन तुम तो पैसों की काफ़ी ज़्यादा लालची हो और इसी वजह से तुम्हारे साथ मैं घर नहीं बसा सकता, और मैं जिससे प्यार करता हूँ उसके साथ अगर घर नहीं बसा सकता तो उसके साथ रहने से क्या फ़ायदा। खामखा हम दोनों के बीच में कुछ ऐसा वैसा होगा और उसके बाद बात काफ़ी आगे बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जो संजना होती है वो कहने लगती है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम मेरे साथ ही अपने जीवन को व्यतीत करो और कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। इसके बाद यहाँ पर जो सुनील होता है वह अब संजना की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है और उसके साथ फिर से रहने लगता है। धीरे धीरे लगभग 1 से 2 महीना बीतता है और 1-2 महीने के अंदर यहाँ पर जो संजना होती है किसी भी तरह से अब सुनील को मनाकर एक बार होटल में ले आती है, और होटल में ले जाने के बाद उन दोनों के बीच में वो सब कुछ हो जाता है, जिसके लिए सुनील काफ़ी दिनों से मना कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर उसे पता था कि शादी से पहले ये सब कुछ ठीक नहीं होता है। अब वो लोग होटल में चले गए थे और यहाँ पर जो संजना होती है जब वो उसे होटल में ले जाती है तो उससे अगले दिन उससे कहने लगती है, सुनील देखो अब तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। यहाँ पर जो सुनील होता है वो कहता है कि संजना देखो, शादी ब्याह का मामला ऐसा नहीं हुआ करता, थोड़ा टाइम दो, अभी हम दोनों एक दूसरे को समझ लेते हैं और भी ज़्यादा, क्योंकि उसके बाद अभी 1 महीना ही बीता है और तुम शादी के लिए बोल रही हो, कहीं तुम्हारा व्यवहार अब भी ऐसा रहा तो फिर क्या होगा। अब इस बात को सुनकर संजना कहने लगती है कि उससे कोई मतलब नहीं है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। यहाँ पर सुनील उसे मना करने लगता है, लेकिन तभी जो संजना होती है अपने उसी व्यवहार को दोबारा से दिखा देती है और इसे देखकर सुनील जो होता है उससे साफ साफ मना करने लगता है। संजना यहाँ पर तो सुनील से कुछ नहीं बोलती, लेकिन अगले दिन सुबह सुबह सुनील के पास पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है और पुलिस वाले उसे थाने में बुलाते हैं। इसके बाद जो सुनील होता है थाने में पहुँच जाता है, तो वहाँ पर जो संजना थी वो उसका वेट कर रही थी, और जैसे सुनील आता है तो वो पुलिस वालों से कहने लगती है कि हाँ साहब, यही है जिसने मेरे साथ गलत किया है और अब मेरे से शादी करने से मना कर रहा है।
अब यहाँ पर जो सुनील होता है वह इस बात को सोचकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और परेशान भी होता है कि इसने तो बहुत कुछ गलत कर दिया और ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं संजना के आंखों के आंसू को देखते हैं और देखने के बाद सुनील से कहने लगते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया है तो तुम्हें इससे शादी करनी होगी, वरना जो केस तुम पर बना है उस केस के थ्रू तुम्हें 10 साल की सजा काटनी होगी। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो सुनील होता है वह थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने के बाद विचार करता है कि इससे अच्छा तो मैं इससे शादी कर लेता हूँ, क्योंकि अगर 10 साल मेरे जेल के अंदर बीत जाएंगे तो उसके बाद जिंदगी काफ़ी ज़्यादा बद से बदतर हो जाएगी और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसी बात को सोचकर जो सुनील होता है वह वहाँ पर शादी के लिए हामी भर लेता है और पुलिस वालों की निगरानी में इन दोनों की शादी कराई जाती है। शादी होने के बाद जो संजना होती है वह दुल्हन बनकर घर पर आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर सुनील ने अपने घर वालों को भी बता दिया था कि मैं इस तरह से प्यार किया करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। दोनों की शादी होने के बाद संजना जैसे ही घर के अंदर आती है तो अपना वही व्यवहार वह यहाँ पर भी लोगों को दिखाने लगती है, यानी कि सुनील के माता पिता, उसके बड़े भैया भाभी, उन सभी के साथ वह ऐसा ही व्यवहार करने लगती है और छोटी छोटी बातों के लिए घर में लड़ाई कर दिया करती। ये गुस्सैल स्वभाव प्लस में लालची, इस तरह की औरत के साथ परिवार वाले बिल्कुल भी जीवन व्यतीत नहीं कर सकते थे और उसके बाद वह अपने बेटे को समझाने लगते हैं। लेकिन बेटा इन सभी बातों को पहले से ही जानता था और कहने लगता है कि हाँ माँ जी, एक बार कहकर देख लेता हूँ, शायद मान जाए तो। उसके बाद कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं, घर में कलह का माहौल हो जाता है और इस कलह के माहौल के चलते यहाँ पर एक दिन जो सुनील का बड़ा भाई होता है वह कहने लगता है कि छोटे, तेरी पत्नी कुछ ज्यादा ही वैसी बातें कर रही है, इस तरह से हम घर के अंदर नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे बच्चे भी हैं और इन पर बहुत गहरा इफेक्ट पड़ेगा, इससे अच्छा हम ऐसा करते घर छोड़कर चले जाते हैं। ऐसी बात को सुन के ही यहाँ पर जो सुनील होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने भैया के पैर पकड़ लेता है। कहता है कि भैया ऐसा मत करो, घर छोड़कर मत जाओ, अगर आप घर को छोड़कर चले जाओगे तो उसके बाद मुझे लोग तरह तरह के ताने मारेंगे और मैं ये बात बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो बड़ा भाई होता है उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उधर ही माता पिता भी थे, वो लोग भी इस बात को देखकर रोने लगते हैं कि भाई भाई के बीच में कितना गहरा प्यार है। इस बात को देखते हुए यहाँ पर जो सुनील होता है उसके मन में ढेर सारे विचार आते हैं और वह थोड़ी देर सोचने के बाद माता पिता से कहने लगता है कि माँ बाबूजी, ये तो ऐसी है और जो हमारी शादी हुई थी वो भी इस तरह से हुई थी, इसने पुलिस को जाकर ये बता दिया था और मुझे 10 साल की जेल होने वाली थी। इस बात को सुनते ही माता पिता के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वह लोग अब यहाँ पर सुनील के दर्द को समझने लगते हैं, क्योंकि सुनील अकेला ही रहकर सारी बातों को सहन करता हुआ आ रहा था। और जब माता पिता ये सब कुछ समझ लेते हैं तो उसके बाद कहने लगते हैं बेटा, अगर ऐसी बात है तो तू इसे तलाक दे दे, हम तेरे साथ है ना, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन तभी यहाँ पर जो सुनील होता है वो कहता है कि नहीं माँ बाबू जी, आपको नहीं पता इसका व्यवहार कितना बेकार है, मैं जानता हूँ अगर मैंने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो ये मेरे साथ साथ आप सभी को भी कानून का सहारा लेकर बहुत कुछ ऐसा कर देगी जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर माता पिता और उसका बड़ा भाई मानते नहीं है और कहते हैं कि तू चिंता मत कर, हम है ना, हम सभी लोग मिलकर तेरा साथ देंगे और तुझे इससे छुटकारा मिल जाएगा। तो जो सुनील होता है वह भी इस बात की हामी भर लेता है और इसके बाद यहाँ पर घर वालों की मदद से FIR दर्ज कराई जाती है। लेकिन जैसे FIR दर्ज होती है तो उसके बाद ये बात उसकी पत्नी को पता चल जाती है, जो कि रूठ कर फिलहाल मायके में बैठी हुई है और उसके बाद वह फौरन से अपने पूरे ससुराल वालों पर उल्टा दहेज का मुकदमा दर्ज करा देती है। और जब दोनों तरफ से क्रॉस केस हो जाता है तो यहाँ पर पुलिस वाले कहते हैं लड़के पक्ष वालों से कि देखो, तुमने जो FIR कराई है उसके एवज में उसने FIR कर दी है और ये बात बिल्कुल सत्यापित हो जाएगी, क्योंकि महिलाओं की चला करती है। इस बात को सुनकर पूरा परिवार घबरा जाता है और पुलिस वालों से कहने लगता है कि साहब, हम लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले कहते हैं कि इस बात को कोई पूछने वाला नहीं है, महिलाओं को इतनी चला करती है कि एक बार उन्होंने बोल दिया तो बोल दिया, उसके बाद तुम्हें साबित करना होगा कि तुमने ये कुछ नहीं किया है, ना तो कोई तुम्हारे पास सबूत होगा और ना ही कुछ होगा। इस बात को सुनकर घर वाले पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन तभी जो सुनील होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं राजीनामा करवा देता हूँ और मैं जाकर बात करता हूँ। ऐसा कहकर यहाँ पर जो सुनील होता है वह सीधा अपनी पत्नी के मायके जाता है और वहाँ पर जाकर जैसे तैसे अपनी पत्नी को मनाता है और कहता है कि ऐसा मत करो, परिवार वाले नादान हैं और एक बार उन्हें माफ कर दो। इसके बाद यहाँ पर जो संगीता होती है वह अपने पति की बात मान जाती है और अपने केस को वापस ले लेती है और यहाँ पर घर वाले भी केस को वापस ले लेते हैं। दोबारा से वो लोग एक ही घर में रहने लगते हैं। लेकिन अब जो संगीता है उसका व्यवहार और भी ज़्यादा खराब हो गया है, क्योंकि अब उसे पता चल गया है कि उसके जो ससुराल वाले हैं वो उससे बिल्कुल दबा करते हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है और जैसा चाहे वैसा घर वालों को रखा करती। यहाँ पर जब सुनील अपने माता पिता और अपने
भैया भाभी की हालत देखता है तो बड़ा ही हैरान और परेशान होता है और इसके बाद बहुत ही गहन सोच विचार इस बारे में करने लगता है। धीरे धीरे उसको सोचते सोचते लगभग 1 महीना बीत जाता है, क्योंकि घर वाले इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। इसी वजह से जब 1 महीना तक वो सोचता है तो उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और उसी पर वो काम करना चाहता है। एक दिन शाम का समय होता है जब उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी, क्योंकि दिल्ली के अंदर ही था, तो इसी वजह से वो बार बार चली जाया करती थी। तो उसके बाद जो सुनील होता है वो अपने घर वालों को बिठाता है और बिठाने के बाद उनसे एक ऐसी बात साझा करता है जिसे सुनने के बाद घर वाले मना करने लगते हैं। कहते हैं कि नहीं बेटा, तू ऐसा कैसे कर सकता है। तो यहाँ पर सुनील कहता है कि माँ बाबूजी देखो, जब पूरा परिवार परेशान है तो उससे अच्छा मैं ही परेशान रह लूँगा और फिर आप चिंता मत करो, मैं बार बार आपके पास आता रहूँगा। दरअसल यहाँ पर जो सुनील था वह अपने घर वालों को बताता है कि मैं ऐसा करता हूँ, आप लोग ऐसा करो, पहले तो मुझे बेदखल कर दो और उसके बाद मैं खुद आपसे लड़ाई करके अपनी पत्नी को लेकर आपसे अलग हो जाऊंगा और आपको भी मुझसे लड़ाई का अभिनय करना है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो माता पिता होते हैं जब बेटे की बात सुनते हैं तो वह राजी हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है बेटा, मन तो नहीं मान रहा, लेकिन तू कह रहा है तो हम लोग ऐसा ही कर देंगे। उसके बाद 2 से 3 दिन के बाद उसकी पत्नी वहाँ से आ जाती है और इसके बाद यहाँ पर जो सुनील होता है वह अपने पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करता है और अपनी पत्नी के सामने ही अपने घर वालों से एक छोटी सी बात को लेकर लड़ाई करने लगता है। यहाँ पर जो सुनील के घर वाले होते हैं वह भी उससे उल्टा लड़ाई करते हैं और जब सुनील लड़ाई कर रहा था तो उसकी पत्नी उसके बराबर में खड़ी होकर लड़ती है। लेकिन तभी यहाँ पर जो सुनील होता है वह अपनी पत्नी को रोकता है और कहता है कि तुम रहने दो, मेरे घर वाले हैं ना, मैं अपने आप इनसे बात कर लेता हूँ। पत्नी तो चुप हो जाती है, लेकिन सुनील लड़ाई करते करते कहने लगता है कि अगर ऐसा ही घमंड है अपने घर में रखने का तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा घर छोड़ दूंगा और मैं तो अपनी जिंदगी आराम से व्यतीत कर लूंगा, क्योंकि 4 हाथ पांव है और मैं अपने हाथ पांव से पैसे कमा सकता हूँ। इस बात को सुनकर उसका पिता भी कहता है कि ठीक है, अगर तुझे इतना ही घमंड है तो बेशक से चला जा मेरे घर को छोड़कर। यहाँ पर इस नाटक के तहत जो सुनील होता है वह उस घर को छोड़कर चला आता है और यहाँ पर उसकी पत्नी होती है वह भी उससे कुछ नहीं कहती है, क्योंकि वह पत्नी को बार बार मैनिपुलेट करता है कि मैं अपने परिवार की इस बात को नहीं सहन कर सकता और इसीलिए मैं उनसे अलग रहूंगा और उनको अकल आ जाएगी कुछ ही दिनों में, क्योंकि वो मुझसे प्यार किया करते हैं ना, तो मुझे दोबारा से बुला लेंगे। पति पत्नी इस घर को छोड़कर एक छोटे से किराए के कमरे में रहने लगते हैं और वहीं पर जो सुनील होता है एक कंपनी में नौकरी करने लगता है। यहाँ पर जब उसकी पत्नी किराए के कमरे में रहती है तो 2 से 3 दिन बाद सुनील के घर वालों ने सुनील को बेदखल कर दिया था। पत्नी को इस बात की कानों कान खबर नहीं होती है और जैसे इन बातों को 6 महीने बीतते हैं तो 6 महीने बाद अचानक से यहाँ पर जो सुनील होता है अपनी पत्नी को एक खबर देता है और कहता है कि ये तो गलत हो गया, घर वालों ने तो हमें बेदखल कर दिया है। इस बात को सुनकर पत्नी एकदम से बौखला जाती है, क्योंकि अब तक वह इस उम्मीद में जी रही थी कि कभी न कभी उसके घर वाले उसे बुला कर ले जाएंगे और उसके बाद उसी घर में राज करूंगी। लेकिन यहाँ पर एक 10 बाई 10 का छोटा कमरा है जिसके अंदर पति पत्नी रह रहे हैं और पति थोड़ी सी सैलरी कमा कर लाया करता है, जिस सैलरी से उनका पेट ही भरा करता है। इसके बाद जो पत्नी होती है वो बौखला जाती है और कहती है कि चलो मेरे साथ, हम भी तो देखें वो हमें अपना हिस्सा कैसे नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सुनील होता है वो कहता है कि हाँ चल तो मैं दूंगा, लेकिन एक बार पुलिस वालों से पूछ लेते हैं ना कि हमें हमारे घर वालों ने बेदखल कर दिया है तो उसके बाद क्या हमारा कोई हिस्सा इसमें बनता है। तो उसके बाद यहाँ पर जो उसकी पत्नी होती है संगीता, वह कहती है कि ठीक है चलते हैं और उसके बाद सुनील उसे लेकर पुलिस स्टेशन चला जाता है। जब पुलिस वाले पूरे प्रूफों को देखते हैं कि इस तरह से बेदखल कर दिया है जिस तरह से सुनील को पता चला था, तो उसके बाद वो कहने लगते हैं कि अब इसमें तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनका फंडामेंटल राइट है, वो अपनी किसी भी संतान को चाहे उसे बेदखल कर सकते हैं जिससे उन्हें कोई समस्या हो सकती है। इस कागज से तुम उन पर कोई भी अधिकार नहीं जमा सकते। यहाँ पर इस बात को सुनकर संगीता के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और उसके बाद वह उनके घर जाने का फैसला भी छोड़ देती है। इसके बाद जो सुनील होता है उसे घर के अंदर रखने लगता है और अब धीरे धीरे करके घर के अंदर पैसों की तंगी लाने लगता है। जब घर के अंदर पैसों की तंगी होती है तो सुनील सोच रहा था कि उसकी पत्नी सुधर जाएगी, लेकिन उसकी पत्नी सुधरने की बजाय और भी ज्यादा बिगड़ जाती है और वह जिस किराए के कमरे में रहा करती है उसके मालिक के साथ नैन मटक्का करने लगती है। सुनील जब ये सब कुछ देखता है तो उसे एहसास होता है कि शायद उसने गलत कर दिया है और जब वह अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है तो उसके बाद जो पत्नी होती है वह एकदम से बागी हो जाती है और कहने लगती है कि जब तुम तो पैसे कमाए नहीं करते और मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूं, इसी वजह से मैं तो इसी के साथ रहूंगी और तुम्हें अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हारा कमरा भी छोड़ने के लिए तैयार हूं। ऐसा कहकर यहाँ पर जो संगीता होती है वो एक रात अपना घर छोड़कर वहां से उस मालिक के पास चली जाती है और उससे कहती है कि मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जो मालिक होता है मकान का वह कहता है कि कोई परेशानी नहीं, आराम से मेरे साथ रहो और अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी भी कर सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो संगीता होती है वो कहती है कि हाँ हम लोग शादी करेंगे और उसके बाद ही हमारे बीच में कुछ भी होगा। यहाँ पर जो मकान मालिक होता है स्टार्टिंग में उस पर काफी ज्यादा पैसे खर्च करता है, लेकिन एक दिन जब वह अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता है तो उसके बाद संगीता उसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि पहले हमारी शादी होगी।
जब मकान मालिक को ये सुनने को मिलता है कि पहले शादी के लिए बोल रही है, तो उसके बाद जो मकान मालिक होता है वो कहता है कि देखो, शादी तो मैं तुमसे नहीं कर सकता क्योंकि मेरी तो शादी हो चुकी है और तुम केवल इस्तेमाल करने की चीज हो, ना कि गले से टाकने वाली, क्योंकि तुम्हारी खूबसूरती है, बाकी तुम्हें दिमाग बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारा पति तुमसे बहुत ज्यादा प्यार किया करता था, लेकिन जब तुम उससे छोड़कर आ गई तो मैं तुम्हें अपने गले से नहीं बांध सकता। ऐसा कहकर मकान मालिक उसको उसकी औकात दिखा देता है और इसके बाद जो संगीता होती है वह कहने लगती है कि ठीक है, मैं पुलिस में जाऊंगी और देखती हूँ कि तुम मुझसे शादी कैसे नहीं करते हो। लेकिन तभी यहाँ पर जो मकान मालिक होता है वह हंसने लगता है और उसे कुछ पेपर दिखाता है, जो पेपर किसी और के नहीं थे, कोर्ट केस के थे और उसके ऊपर लगभग 4 से 5 कोर्ट केस लगे हुए थे। वो कहता है कि शौक से जाओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जिस तरह से मुझ पर ये केस चले हुए हैं एक केस तुम्हारा भी होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस बात को देखकर यहाँ पर जो संगीता होती है उसके पूरे अरमान ढल जाते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है। कहती है कि देखो, ऐसा मत करो अर्जुन, मैंने तुम्हारे लिए अपने पति को छोड़ दिया है और अब तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी। तो वो कहने लगता है कि हाँ, साथ तो मैं दे दूंगा, लेकिन ना तो मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हारा खर्चा चलाता रहूंगा और मेरे एक फ्लैट में तुम्हें रख दूंगा, इससे ज्यादा मैं तुम्हें कोई दर्जा नहीं दे सकता, और जब तक तुम जवान हो जब तक मैं तुम पर खूब पैसे लुटाता रहूंगा। ये बात सुनकर संगीता को अपनी औकात याद आ जाती है और उसके बाद वह कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम्हारे साथ भी नहीं रहना। ऐसा कहकर वह वहां से निकल तो आती है, लेकिन ना तो अपने मायके जा सकती है क्योंकि मायके वाले भी उसे बहुत समझाया करते थे, लेकिन वह उनकी एक नहीं मानती थी, और ना ही अपने पति के पास जा सकती है क्योंकि पति को तो पहले उसने धोखा सा दे दिया है। इसके बाद जो संगीता होती है वह इधर उधर भटकने लगती है और अब धीरे धीरे उसको भटकते हुए 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने के अंदर उसे समझ आ गया है कि इंसानियत क्या हुआ करती है और दुनिया के अंदर जीवन जीने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर वह कई जगहों पर काम के लिए घूमती है, लेकिन जहाँ पर भी उसे काम मिला करता हर कोई उसकी खूबसूरती का फायदा उठाना चाहता, और जब भी ये कभी उस चीज का विरोध किया करती तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। 6 महीने के अंदर इसकी हालत ऐसी हो गई थी कि इसके पास न तो खाने के लिए खाना था और न ही पहनने के लिए अच्छे कपड़े बचे थे। जिस किराए के कमरे में ये रहा करती थी अपने छोटे मोटे गहनों को बेचकर, वह मकान मालिक भी इससे कमरा खाली करने के लिए बोल देता है क्योंकि काफी दिन से इसने किराया नहीं दिया है। जब चारों तरफ उसे कोई भी रास्ता नहीं दिखाई देता तो एक दिन जो संगीता होती है वह अपने आप को इस दुनिया से विदा करने की कोशिश करती है, लेकिन वहीं पर एक व्यक्ति उसे देख लेता है क्योंकि वह एक ट्रेन के पुल के ऊपर खड़ी हुई थी और सामने से जब ट्रेन आ रही थी तो वह वहां से छलांग लगाने की कोशिश करती है। उसी समय वहां पर एक व्यक्ति था और वह उसे रोक लेता है और पुलिस को बुलाकर पुलिस के हवाले उसे कर देता है। जब पुलिस उसे पकड़ती है तो वह रो रो कर अपनी जिंदगी की पूरी दास्तां सुनाती है और यहाँ पर वह कहती है कि मैंने बहुत गलत किया है और मुझे इस दुनिया से विदा हो जाने दो, लेकिन पुलिस वाले उसे रोकते हैं और उसके पति का नंबर पूछने लगते हैं। संगीता पहले तो पति का नंबर बताने से मना कर देती है, कहती है कि मैंने उनके साथ बहुत गलत किया है तो मैं इस लायक हुई नहीं कि वो लोग मेरे पास आए। लेकिन तब जब पुलिस वाले जबरदस्ती उससे करते हैं तो उसके बाद वह अपने पति का नंबर दे देती है, और जब पुलिस वाले यहाँ पर उसके पति सुनील को फोन करते हैं तो उसका पति फिलहाल अपने माता पिता के साथ बैठा हुआ था और अच्छे से अपनी जिंदगी को जी रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि चलो एक आफत टल गई है और अब मैं जिंदगी में कभी भी शादी नहीं करूंगा और इसी तरह से घर के अंदर रहूंगा। यहाँ पर जब वह माता पिता के साथ बैठकर बात कर रहा था और पुलिस का फोन उसके पास आता और वो लोग उसे बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी इस तरह से अपने आप को इस दुनिया से विदा करना चाहती है, तो उसके बाद उसे बड़ी हैरानी होती है कि जो लड़की इतनी घमंड में रहा करती थी उसको ऐसा क्या हुआ जो अपने आप को उस दुनिया से विदा करना चाहती है। तो इसी वजह से वह अपने माता पिता को ये बात बताता है और उसके बाद जो माता पिता होते हैं वो कहते हैं कि बेटा चल कर देखते हैं कि क्या हुआ। तो यहाँ पर पहले तो सुनील मना करता है, लेकिन माता पिता के जबरदस्ती करने पर वह उनकी बात मान जाता है और उसके बाद अपने माता पिता और पूरे परिवार को लेकर सीधा उस जगह पहुंच जाता है जहां पर संगीता बैठी हुई थी। जैसे संगीता उन्हें बैठी हुई मिलती है तो उसके बाद सुनील वहां पर पहुंचकर उसकी तरफ देखता है तो एकदम से जो संगीता होती है उसके पैर पकड़कर रो रो कर उससे माफी मांगने लगती है। कहती है कि सुनील, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और तुम ऐसा करो, मुझे इन पुलिस वालों से छुड़वा दो और मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा करना चाहती हूँ। यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं वो कहने लगते हैं कि ये तो बहुत बड़ा पाप है, तुम गर्भवती भी हो और अगर तुम्हारे साथ साथ इस बच्चे को कुछ हो गया तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। दरअसल पुलिस वाले ये चीज जान चुके थे कि वह गर्भवती है क्योंकि पुलिस ने उसका मेडिकल जो करवाया था। इसके बाद जब सुनील को ये बात पता चलती है कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है तो उसके बाद वो पूछने लगता है कि किसका है बच्चा। तो यहाँ पर उसकी पत्नी बताती है कि ये तुम्हारा ही बच्चा है, क्योंकि मैं जिस मकान मालिक के चक्कर में गई थी उसने शादी करने से साफ साफ मना कर दिया और उसके बाद मैं अलग से रहकर अपना जीवन जीने लगी। लेकिन कुछ दिनों बाद जब मैं अलग से रहने लगी और मुझे पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और दुनिया की सारी ठोकरों को मैं खा चुकी थी, तो मैं इस दुनिया से लड़ना हार चुकी थी और सोच रही थी कि अगर मेरा बच्चा आएगा इस दुनिया में तो क्या होगा, उस टाइम पर मैं कैसे समय व्यतीत करूंगी। ना तो मेरे मायके वाले मेरे साथ है और ना ही मेरे ससुराल वाले, तो मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। इसी वजह से मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा करना चाहती हूँ।
जब यहाँ पर सुनील के घर वाले ये पूरी बात सुनते हैं और सुनील भी इस बात को सुनता है, तो उसके बाद सुनील के घर वाले कहने लगते हैं, बेटा लगता है बहू को अकल आ गई है और अब तू ऐसा करे से वापस से घर ले जा, कोई भी दिक्कत नहीं है। सुनील पहले तो मना करता है, लेकिन माता पिता और भैया भाभी के कहने पर वह उसे माफ करने के लिए तैयार हो जाता है। जब संगीता से सुनील कहता है कि चलो मेरे साथ घर चलो, तो यहाँ पर जो संगीता होती है वो पहले तो मना करती है, कहती है कि नहीं सुनील मैं इस लायक नहीं हूँ। लेकिन जब वह कहता है कि कोई बात नहीं, अब एक साथ रहेंगे, कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तो उसके बाद जो संगीता होती है वो हाथ जोड़कर कहती है कि ठीक है, अगर आप लोग मुझे माफ़ कर रहे हो, एक मौका दे रहे हो, तो मैं अपने मौके पर खरी उतरूंगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो संगीता है वो आज तक भी उस घर के अंदर अच्छी तरह से रह रही है और कुछ भी उसने नहीं कहा है। ये कहानी हमें सुनील ने ही भेजी है, क्योंकि वे चाहते हैं कि इस कहानी को अगर लोगों को सुनाया जाएगा तो लोगों में बहुत बड़ी सीख मिलेगी, और कोई भी अगर ऐसा करता है तो उसको पता चलेगा कि ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं है। आपको कहानी जैसी भी लगे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।